ओके बच्चों, तो कल अपन ने क्या पढ़ लिया था बताओ? कल का क्या टास्क था हमारा? कल क्या पढ़े थे अपन ने? क्या पढ़ा था कल अपन ने? क्या पढ़ लिया था? सबसे पहले वेव क्या होता है, ठीक है। सेकेंडली क्या पढ़ा था? हाँ, टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ लिया था, अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया था, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने आपको? इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाया था, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ाया था मैंने? हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या आपका? प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो ये सब आपके पास है भी, इतना सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। आज मैं आपको कुछ नए टर्म्स भी पढ़ाऊंगा, जैसे आपका वेव नंबर क्या होता है, वेव पल्स क्या होता है, वेव फ्रंट किसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत तो पड़ेगी आगे जा करके, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। जबकि स्टेट बोर्ड में नहीं दिया है, लेकिन आगे जा करके चैप्टर को अगर फील करना है तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, तो सबसे पहले वेव क्या होता है? क्या होता है वेव, बोलो? इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जिसमें बेसिकली क्या होगा, डिस्टर्बेंस, हाँ, डिस्टर्बेंस स्पेस में प्रोपेगेट करता है, मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर होगी, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, ये बताया था मैंने आपको। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था? अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था इसका। क्या टाइप्स ऑफ वेव होती है बताओ जरा? मैंने आपको कहा था कि क्लासिफिकेशन का बेसिस अलग अलग करने पर यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ वेव है वो बदल जाएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बेसिस लेंगे नेसेसिटी ऑफ मटेरियल मीडियम, तो दो टाइप के वेव बनेंगी। एक कौन सा बनेगा? एक मैकेनिकल, दूसरा क्या बनेगा? नॉन मैकेनिकल वेव। बात समझ में आ रही है? इसके बाद नेक्स्ट अपन मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं? हाँ, जिसके लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। नॉन मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं? मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है, प्रोपोगेट करने के लिए। उसके बाद सेकेंड बेसिस क्या था? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। अगर वेव का मोशन का डायरेक्शन ये है और पार्टिकल उससे परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स वेव, और पैरेलल ओरिएंटेशन वाइब्रेट कर रहे हैं तो लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है? नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। 1D वेव, 2D वेव, 3D वेव। वन डायमेंशनल वेव का एग्जाम्पल दो। स्ट्रिंग जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, उसमें से वेव भेज रहे हैं। कौन सी वेव हो? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। उसके बाद वाटर के सरफेस पे जो वेव है वो क्या है? 2D वेव का एग्जांपल है। 3D वेव जैसे साउंड वेव, लाइट वेव एक्सेट्रा, ये सब आपका है। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? एनर्जी प्रोपगेशन अगर बेसिस रखेंगे तो प्रोग्रेसिव वेव यानी ट्रैवलिंग वेव, और दूसरी स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव वेव कौन सी वेव होती है? जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिना डैम्पिंग और बिना ऑब्स्ट्रक्शन के चलती रहती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ये अपने को पता है। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या होती है? जो मीडियम में एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती, एक पर्टिकुलर रीजन में ही उसकी एनर्जी कन्फाइंड होती है। स्टेशनरी वेव पे आगे जाकर ही पूरा अपने को चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई। फिर अपन ने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े। कौन कौन से टर्म्स पढ़े? सबसे पहला क्या पढ़ा? एम्पलीट्यूड पढ़ा। क्या होता है एम्पलीट्यूड बताओ? हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट क्या पढ़ाया था? वेवलेंथ पढ़ाया था। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ, या डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव, हाँ, या टू सक्सेसिव पार्टिकल विच आर इन द सेम फेज। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेम फेज वाले पार्टिकल एक जैसा ऑसिलेट करेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? सेम फेज वाले पार्टिकल एक जैसा ऑसिलेट करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था ये, और यही चलने वाला है पूरे चैप्टर में। तो ऐसा अगर है तो ये पार्टिकल अपना ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल देखो यहीं तक पहुंचा है, ये वाला पार्टिकल यहां तक पहुंचा है, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचा है, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचा है, ये इधर है, ये इधर है, ये इस तरीके से यहां पहुंचा है, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया। ये वाला पार्टिकल 1 और ये 2 पार्टिकल, इनको अगर आप गौर से देखेंगे तो जब भी ये ऑसिलेट करेंगे, कोई पार्टिकल ऐसे चल के जा रहा है क्या? नहीं, पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। चल के क्या जा रहा है? एनर्जी। पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये 1 और 2 वाला पार्टिकल जब 1 ऐसे ऊपर जाएगा तो 2 भी ऊपर की तरफ जाएगा। जब 1 ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो 2 भी क्या होगा? इधर पे आएगा। फिर 1 इधर जाएगा तो 2 भी इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा तो 2 भी इधर जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? तो ये दो जो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों बिल्कुल क्या करते हैं? ये एक जैसा ऑसिलेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो दो पार्टिकल जो एक जैसा ऑसिलेट कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? सेम फेज वाले पार्टिकल। उनका फेज सेम है क्योंकि उनका एंगल सेम चलेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? अब ये वाला पार्टिकल और यहां पर ये वाला पार्टिकल, ये दोनों के दोनों क्या है? सेम फेज वाले पार्टिकल है। जब ये पीक पे आ गया तो वो भी क्या हो गया? पीक पे आ गया। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो सेम फेज वाले पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये भी क्या है? वेवलेंथ है।
समझ आता है, क्लियर हो गया। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। क्लियर हो गया, सबको समझा, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये तो अपने को समझ में आता है। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज पढ़ ली प्रोग्रेसिव वेव की। तो प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टीज क्या है बताओ जल्दी से। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ऑल द पार्टिकल्स क्या क्या परफॉर्म करेंगे, एसएचएम परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग उसका एक स्पेशल नाम रखेंगे जिसको क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलेंगे इसको, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। समझ आता है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया था कि हर एक पार्टिकल का स्पीड, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, क्या बोला था मैंने, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हर एक पार्टिकल का क्या होता है, सेम होता है। हर पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल यहां से 5 सेंटीमीटर तक जाता है तो दूसरा पार्टिकल भी कितना तक जाएगा, 5 सेंटीमीटर तक जाएगा। तीसरा पार्टिकल भी क्या करेगा, 5 सेंटीमीटर तक जाएगा। आप बोलेंगे ये तो अभी नहीं जा रहा, तो मैंने क्या किया है, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका फोटोग्राफ लेके बनाया है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, एक ऐसा भी इंस्टेंट होगा ये पार्टिकल 5 तक पहुंचेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये फोटोग्राफ ले लेके बता रहा हूं मैं एक एक इंस्टेंट पे। समझ आ गई बात, क्लियर है। जिस इंस्टेंट पे मैंने फोटोग्राफ लिया उस इंस्टेंट पे ये वाला पार्टिकल कहां पर था, एम्पलीट्यूड पे था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ये साइड और वो साइड वाले पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे नहीं पहुंचेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे नहीं पहुंचेंगे। हर एक पार्टिकल क्या करेगा, अपने एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा, क्योंकि हर पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ रही है। ये फोटोग्राफ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का है, समझ में आती बात, क्लियर हो गया। चलो ये तो अपने को समझ में आ गया। आगे क्या अपन ने और क्या पॉइंट्स पढ़े थे, देखो। हाँ, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स होंगे, बिल्कुल आजू बाजू के पार्टिकल, उनका फेस क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों तक जो वेव पहुंच रही है ना वो अलग अलग टाइम पे पहुंच रही। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, दोनों का फेस क्या है, अलग अलग है। वेव अलग टाइम पे पहुंचेगी, वो ऑसिलेट करना अलग अलग टाइम पे होगा, तो एंगल अलग अलग टाइम पे बनेगा, तो फेज अलग अलग टाइम पे होगा। समझ आ गया। ये पॉइंट समझने के लिए ऑसिलेशन का फेज समझना जरूरी है। अगर फेज नहीं समझ में आएगा तो ये पॉइंट बाउंसर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ाया था बताओ, और क्या। हाँ, कोई पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे नहीं रहता है। हर पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, मोमेंटरीली रेस्ट पर आएगा। कब, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा। और पार्टिकल जो है मैक्सिमम वेलोसिटी कब कहां अटेन करेगा, मेन पोजीशन पे। हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जब यहां पहुंचेगा ना तो क्या करेगा, वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसकी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये भी आपको बता दिया था मैंने। और कोई पॉइंट रह गया क्या। हाँ, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, याद रहेगा आप लोग को ये। फिर उसके बाद लॉन्जिट्यूडिनल ट्रांसफर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स थे, वो आपको बता दिया था मैंने कल सवाल भी पूछा था। क्या सवाल था बोलो। ट्रांसवर्स वेव, हाँ, सॉलिड में ट्रैवल करती है और वाटर के सरफेस पे ट्रैवल करती है, जबकि लॉन्जिट्यूडिनल वेव तीनों में ट्रैवल करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। रीजन क्या है, नहीं मिला, सर्च किए थे क्या, समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। ट्रांसवर्स वेव जो है ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम में, ये जरूरी है कि मीडियम के पास टेंशन फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। अगर ये मीडियम के पास नहीं है तो ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल नहीं कर सकती। मैं समझाता हूं आपको। आपने एक रस्सी ली, उसको एक रिजिड एंड पे बांध दिया, ठीक। अब आप क्या कर रहे हैं, रस्सी के ये वाले पॉइंट को पकड़ रहे हैं और पकड़ के खींच रहे हैं। तो जैसे ये वाले पॉइंट को पकड़ के खींचोगे तो बताओ क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो है आपके बाकी के पार्ट भी क्या हो जाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इमेजिन करो, ये रस्सी को तुमने ऐसे खींचा तो ये बाकी का पार्ट भी तो उसके साथ में आ जाएगा, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ के खींच रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी टेंशन यानी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तभी क्या हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर सकती है। सॉलिड्स में होता ही, सॉलिड में जैसे मुझे क्या करना है, ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है ना। अब ये मार्कर को मुझे क्या करना है, उठाना है। तो मैं क्या करता हूं, मार्कर का ये पॉइंट ऐसे पकड़ा तो पूरे के पूरे पार्टिकल यहां पर उसके साथ में जुड़ करके आ गए। क्यों, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अब मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, ऐसे पानी का एक मॉलिक्यूल पकड़ूं और पूरे बाल्टी का पानी उठा लूं। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही वीक है, नेग्लिजिबल है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे फिर सरफेस पे कैसा फ्लो हो रहा है ट्रांसफर से, सरफेस टेंशन नाम की चीज है, जाल बनता है,
तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींच रहा है, तो वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इस वजह से सरफेस पे क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव वहां पर ट्रैवल कर सकती है, लेकिन वाटर के अंदर नहीं कर सकती। समझ में आ गया? लॉन्जिट्यूडिनल वेव में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, समझ आ रहा है? इस वजह से वो तीनों में क्या करती है, ट्रैवल कर जाती है। तो ट्रांसवर्स वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट करने की कंडीशन क्या है, मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। समझ आ गया? टेंशन फोर्स, या आसान भाषा में अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो सॉलिड्स में तो होता ही है, एक तुम बुक को उठाओ तो पूरी की पूरी बुक उठा के, एक पॉइंट पकड़ा तुमने, पूरी पूरी बुक उठ करके आ जाएगी। समझ आ गया? लेकिन पानी के साथ में ऐसा नहीं है, एक पार्टिकल मैंने गैस का पकड़ा, पूरी गैस आ गई क्या? नहीं आ सकती। समझ आया? क्लियर है? तो इस वजह से रीजन समझ में आया, ठीक है ना? तो याद रखेंगे ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट करने का क्या रीजन है, क्या रीजन है, बोलो भाई, क्या कंडीशन है एक्चुअली, क्या शर्त क्या है? शर्त यह है कि मीडियम के पार्टिकल्स के पास क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए उन पार्टिकल्स के बीच में, तभी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खींच पाएगा। क्लियर हो गया? समझ आता है? चलो यहां तक तो अपने को समझा। आज अपन क्या करेंगे, आज अपन कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है? ये टर्म्स एनसीईआरटी में जो दिया है उससे भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मुझे एंट्रेंस तक लेके जाना है तुम लोगों को। तो मैं आपके स्टेट बोर्ड का पार्ट ले रहा हूँ, 11th स्टैंडर्ड में दिए हुए थे वो कवर कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का कवर कर रहा हूँ, और एंट्रेंस का भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट कवर करूंगा इसमें, ठीक है? क्लियर हो गया? तो कुछ और इंपॉर्टेंस अभी इसमें अपन टर्म पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला टर्म जो है, फ्यू मोर इंपॉर्टेंट टर्म्स। आप बोलेंगे सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बुक में जो उतना पढ़ा दो, ये नहीं पढ़ाऊंगा तो चैप्टर की फील ही नहीं आएगी, तुमको समझ नहीं पाओगे चैप्टर को प्रॉपरली, ठीक है? ये पढ़ाना जरूरी है मेरा, ठीक? तो फ्यू मोर इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे आगे जा करके वेव नंबर है और बाकी चीजें, प्रोपगेशन कांस्टेंट जो है आप लोगों का, वो डायरेक्टली आपकी टेक्स्ट बुक इस्तेमाल कर लेगी, बताएगा नहीं कोई कुछ भी, लेकिन वो मैं आपको पहले समझा रहा हूं, प्रायर उसका नॉलेज होगा तो वहां यूज करने में आसानी होगी अपने को, ठीक? तो सबसे पहले फ्यू मोर इंपॉर्टेंट टर्म्स में मैं आपको पढ़ा देता हूं वेव पल्स। वेव पल्स किसको बोलते हैं, ठीक है? तो वेव पल्स क्या है? वेव पल्स बेसिकली क्या होता है, एक शॉर्ट वेव होती है। वेव पल्स क्या होता है, एक शॉर्ट वेव होती है। तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में डेफिनेशन लिखूंगा, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है तुमको, ठीक है? और शॉर्ट वेव होती है, जैसे आपने क्या कर दिया, आपने एक रिजिड एंड पे एक रस्सी को बांधा और आप क्या कर रहे हो, बस आपने बहुत थोड़े से टाइम के लिए ऐसे इसको जर्क दे दिया, ऐसे बार बार जर्क नहीं दे रहे हो, एक बार जर्क दे दिया। एक बार जर्क देने से क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे ये ट्रैवल करके यहां पर जाएगा। समझ आ गया? तो उसको क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। समझ आ गया? वेव पल्स, ठीक है? तो ये वेव पल्स है, शॉर्ट वेव, ठीक है ना? दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं वेव ट्रेन, दूसरा क्या है, वेव ट्रेन। ये वेव ट्रेन क्या है, सीरीज ऑफ वेव पल्स। समझ में आ गया? वेव पल की सीरीज को आप लोग क्या बोलेंगे, हाँ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? वेव ट्रेन हो जाएगा, यानी ये जो आप लोग कंटिन्यूसली क्या करते जाओगे, ऐसे उसको जर्क देते जाओगे तो क्या होगा, ऐसे इसके अंदर पल्स बनेगी, बहुत सारी पल्स आ जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, वेव ट्रेन बोलेंगे। समझ आया? क्लियर हो गया? फिर तीसरा टर्म आएगा वेव फ्रंट। पहले इसको कॉपी करो, वेव फ्रंट बताता हूं मैं क्या होता है। ठीक है, हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वेव फ्रंट, ठीक है? आपको भले इसमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ये चीज अपन आगे जा करके वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है, अभी अपन खास करके कोई मान लो साउंड का सोर्स है,
ठीक है ना, उससे वेव बाहर निकलेगी तो उसके वेव फ्रंट्स देखेंगे। आगे जाकर के अपन लाइट के सोर्स के वेव फ्रंट्स देखेंगे, समझ आ गया। तो वहां पर यही पहले अपन क्या कर रहे हैं, ये जो अपन वेव का जो फंडा है ना, पहले अपन क्या करते हैं साउंड वगैरह पे लगा देते हैं, फिर अपन अगले चैप्टर में इसके बाद मैं क्या कराऊंगा बता आपको, पूरे फंडे उठा करके क्या कर दूंगा, लाइट पे लगा दूंगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो ये साउंड का इमेजिन करना थोड़ा सा आसान होता है, लाइट में थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा, इमेजिनेशन थोड़ी सी अच्छी चाहिए, ठीक है। इसलिए पहले इजी वाला पार्ट कराओ, फिर थोड़े से टफ पे लेके जाओ, ठीक है। चलो भाई, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको आसानी से वेव ऑप्टिक्स पढ़ा दूंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया। वेव पल्स यानी क्या, शॉर्ट वेव, और शॉर्ट वेव की सीरीज को क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट, समझ में आ गया, वेव ट्रेन बोलेंगे। तीसरा अभी जो टर्म है वो है आपका वेव फ्रंट। तीसरा टर्म क्या है, वेव फ्रंट। इसका डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखो। इसका डेफिनेशन होता है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। लोकस का मतलब क्या होता है, लोकस का मतलब कलेक्शन होता है। लोकस का मतलब क्या, कलेक्शन। तो लोकस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। सेम फेज मतलब क्या, वो पॉइंट जो एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, एक जैसा ऑसिलेट कर रहे होंगे। जैसे 1 और 2 वाले का एग्जांपल दिया था मैंने, 1 जब ऊपर की तरफ जाएगा तो 2 वाला भी ऊपर की तरफ जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो ये जरा समझने की कोशिश करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक शांत तालाब है, मान लीजिए। अब आप क्या करते हैं, वो शांत तालाब में एक पत्थर को फेंक देते हैं। जैसे आप पत्थर को फेंकेंगे तो तालाब के अंदर क्या आ जाएंगी, रिपल्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, रिपल्स आ जाएंगी। यानी बेसिकली जो डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट किया वो फैलना शुरू हो जाएगा। पहले ही बताया था कल के लेक्चर में, जैसे आपने फेंका उसको तो डिस्टर्बेंस जो आपने क्रिएट किया वो क्या होगा, फैलना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जरा सोचना मैं क्या कर रहा हूं, सोचो। यहां पर आपने क्या कर दिया, पत्थर को फेंका, अब यहां पर क्या हो गई, ऐसे रिपल्स बनना शुरू हो गई, ऐसे रिपल्स बनना शुरू हो गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा गौर से सोचना मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप क्या करेंगे ना, अगर आप ऐसे सोचेंगे कि ये जो डिस्टर्बेंस है जो मैंने यहां पर क्रिएट किया, डिस्टर्बेंस जो यहां पर मैंने क्रिएट किया, वो डिस्टर्बेंस फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ये जो मैंने पार्टिकल्स को मिलाया है ना, ये कौन से पार्टिकल्स है पता है, इन सब तक वेव एक साथ पहुंची है। समझ आ गया, उन सब तक वेव क्या हुआ है, एक साथ पहुंची है। समझ आ रहा है। मान लो यहां पर वेव पहुंची t=1 सेकंड पे, यहां पर t=2 सेकंड पे, और यहां पर t=3 सेकंड पे। समझ में आ गया। वेव निकली t=0 सेकंड पे, वेव बढ़ते 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 कहां पहुंची, वेव यहां से बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ये तुमको समझाने के लिए, बढ़ते बढ़ते कहां पहुंची, t=1 सेकंड पे कौन से पॉइंट तक पहुंची, ये सारे पॉइंट्स तक पहुंची। वेव क्या एक ही डायरेक्शन में चलेगी, अरे नहीं, वो तो चौतरफा चलेगी, चारों डायरेक्शन में चलेगी। समझ में आ गया, प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये आपने क्या कर दिया, वेव क्रिएट किया, वेव क्रिएट किया, अब वेव बढ़ना शुरू हो रही है, ये सारे पॉइंट तक वेव एक साथ पहुंची। मतलब ये जो ऐसे सर्कल में पॉइंट जा रहे हैं ना, ये जो सर्कल में पॉइंट जा रहे हैं, इन सब पॉइंट्स तक वेव एक साथ पहुंची। तो ये सब पॉइंट्स को वेव एक साथ क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। तो ये सब क्या करेंगे, एक साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये सब के सब जो पार्टिकल सर्कल पे आ रहे हैं, इनका फेस कैसा होगा, सेम होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि सबको एक साथ डिस्टर्ब किया, एक साथ डिस्टर्ब करने पे क्या होगा, सबके सब एक साथ ऑसिलेट करेंगे। समझ आ रहा है। तो वो पार्टिकल जिन तक वेव एक साथ पहुंची है वो क्या कहलाएंगे, सेम फेज वाले पार्टिकल। क्योंकि अगर एक साथ वेव पहुंचेगी तो एक साथ ऑसिलेट करेंगे और एक जैसे दिखाई देगा उनका मोशन। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो उन पार्टिकल्स तक जिन तक वेव एक साथ पहुंची है उनको मिला देंगे, उनका जो लोकस बन जाएगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। समझ आ गया। फिर t=1 सेकंड पे यहां तक थे, 2 सेकंड पे अब तो वेव आगे बढ़ेगी ना, वेव थोड़ी सी क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो t=2 सेकंड पे वेव आगे बढ़ी बढ़ी बढ़ी, यहां पहुंची। तो ये सारे पार्टिकल तक क्या हो गया, वेव एक साथ पहुंची। तो क्या होगा, सारे पार्टिकल्स का एक साथ ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो ये नया वेव फ्रंट मिल जाएगा, ऐसे ही नया वेव फ्रंट मिल जाएगा, ऐसे ही नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, तो वेव फ्रंट भी बड़ा होते जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। सेम चीज लाइट पे अप्लाई करेंगे अपन, सेम चीज। लाइट का सोर्स होगा, लाइट भी वेव है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। जिन पॉइंट तक लाइट एक साथ पहुंची उन सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा। समझ आ गया। हाँ, स्फीयर होगा पॉइंट सोर्स के लिए, स्फीयर होगा पॉइंट सोर्स के लिए। अगर ये अपन ट्यूबलाइट वाला है, ट्यूबलाइट के लिए अलग है। ट्यूबलाइट के लिए होता है आपका कौन सा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट।
और अगर इन्फिनिटी पे कोई सोर्स हो तो उसके लिए क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट। आऊंगा उसके ऊपर में, यहां भी डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस पर टाइम खोटी नहीं करते हैं। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया ना। ठीक, चलो भाई, तो वेव फ्रंट सबको समझा। तो क्या होता है वेव फ्रंट? लोकस ऑफ या कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। सेम फेज में कौन से पार्टिकल्स होंगे? जिन तक वेव एक साथ पहुंचेगी। समझ आया, क्लियर हो गया? कॉपी करो उसको। ठीक है, डायग्राम बना लो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, हो गया। चलो भाई, अब जो है आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या है। नेक्स्ट टर्म है, मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले भी पढ़ा चुका हूं ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे वेव का जो बेसिक टर्म्स है मैं यहीं कवर कर रहा हूं। आगे जाकर के हर एक चीज में बताते नहीं बैठूंगा मैं, समझे? तो यहां पर वेव फ्रंट के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है वेव फंक्शन। क्या है वो? वेव फंक्शन। याद है वेव फंक्शन क्या होता है? याद है? कुछ ऐसे कुछ बनाया था मैंने, वेव फंक्शन याद है कुछ? ये क्या करता था? बोलो भाई। इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन देता था। ठीक, भूल गए तुम लोग पूरा, है ना? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगा? साई का मॉड का स्क्वायर, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो अब कौन सा है? आई थिंक फोर्थ है ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वेव फंक्शन। ठीक है, तो वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन जो है एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होता है डिस्टर्बेंस का जो वेव ने क्रिएट किया है। क्या बोल रहा हूं मैं? वेव फंक्शन क्या होता है? इट्स अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अ वेव। ठीक है, क्लियर है? मैं लिखा देता हूं। तो इट्स अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ disturbance created by a wave। ठीक है, एक वेव ने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया उसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है? वेव फंक्शन होता है। ठीक, अब सुनो सुनो सुनो, अभी लिखना नहीं है, मैं टाइम दूंगा। इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। टीचर इसको डिस्कस ही नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। पूरे चैप्टर में मैं वेव का इक्वेशन लिखूंगा और उस वेव के इक्वेशन में मैं वेव फंक्शन लिखूंगा और वेव फंक्शन क्या करेगा? पूरी तरीके से वेव को डिस्क्राइब करेगा। समझ आ रहा है कि डिस्टर्बेंस कहां पर था, कौन से टाइम पे कहां पर था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, स्पीड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है पार्टिकल्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर होगी। ठीक, तो बेसिकली अगर मुझे क्या करना है, कोई भी वेव को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना है तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा? विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन। अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स देने की कोशिश करता हूं कि कौन से केस में वेव फंक्शन कैसा होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहां पर मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं स्ट्रिंग के लिए, वेव ऑन अ स्ट्रिंग के लिए। सबसे पहला एग्जांपल क्या है? वेव ऑन अ स्ट्रिंग।
तो वेव ऑन अ स्ट्रिंग के लिए जो आपका वेव फंक्शन है ना, वेव फंक्शन y x, t है, ये आपका वेव फंक्शन है। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको मैं लिख करके देता हूं कि इसमें जो वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, t। आप बोलेंगे सर क्या है, समझ में नहीं आता है, ये अपने को पूरे चैप्टर में यूज करना है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। आगे जाकर के SHPW का जब इक्वेशन डिराइव करूंगा मैं, तब भी यूज करूंगा मैं, समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि y इज इक्वल्स टू क्या है, f ऑफ x, t, यानी फंक्शन ऑफ x, t, ठीक है ना। तो यहां पर समझने की कोशिश करो। ये आपके पास क्या है, रस्सी है, रस्सी पे एक वेव ऐसे जनरेट अपन ने कर ली। ध्यान से सुनना, ये वाला जो डायरेक्शन है ये x एक्सिस है, ये वाला क्या है, y एक्सिस है, साथ ही साथ यहां पर टाइम भी आगे चल रहा है। टाइम तो चलता ही है, टाइम हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, ये अपने को पता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको पूछता हूं, ध्यान से सुनो, मैं आपको पूछता हूं कि x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पे जाओ और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो। x इक्वल्स टू ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, समझ आ गया। तो ये क्या है आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपको मैं पूछ रहा हूं x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पे जाओ और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ। कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहा है, y डायरेक्शन में। समझ में आ गया। तो x में 5 सेंटीमीटर जाओ और देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आप बोलेंगे सर 5 सेंटीमीटर पे तो पार्टिकल क्या है, एम्पलीट्यूड पे है। समझ में आ गया। एम्पलीट्यूड मान लो एम्पलीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, मान लो, समझ आ गया। एम्पलीट्यूड कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पे y का यानी जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वो कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। समझ आता है, ठीक है। अब क्या, अभी कुछ टाइम गुजरा, फिर मैं बोलता हूं कि अभी वापस से देख कर आओ, x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पे इसका एम्पलीट्यूड कितना है। तो कुछ टाइम के बाद ये जो वेव होगी, मुझे बताओ क्या ये वेव इसी फॉर्मेट की होगी या फिर पार्टिकल तो ऑसिलेट कर रहे हैं, क्या पार्टिकल की पोजीशन ये होगी या पार्टिकल की पोजीशन बदल चुकी होगी, बदल चुकी होगी। क्यों, पार्टिकल पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मैंने जब आपको बोला था ना, तो मैंने आपको 1 सेकेंड पे देखने बोला था स्टार्टिंग में, तब आपने क्या बताया था, मैंने आपको टाइम नहीं बोला था, मैंने आपको सिर्फ क्या बोला था, 5 सेंटीमीटर पे जाओ और देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो तब टाइम क्या हो रहा था, अभी मैं आपको बता रहा हूं, 1 सेकंड का टाइम हो रहा था। तो 1 सेकंड पे पार्टिकल का 5 सेंटीमीटर पे डिस्प्लेसमेंट कितना था वाई में, 3 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब मैं बोलता हूं आपको कि t इज इक्वल्स टू 3.5 सेकंड पे जाकर के उसका डिस्प्लेसमेंट देखो, 3.5 सेकंड होगा। अब जाकर के आप उसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो ये पार्टिकल कहीं यहीं पर है। तो आप क्या बोलोगे मुझे, आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर है, उससे कम है, कम है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x में अपन चलते जाते हैं ना, तो y डायरेक्शन में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो बदलते जाता है। ये तो तय है, समझ में आ गया। जैसे यहां पर ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, ये वाले पार्टिकल क्या है 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं, x एक्सिस में चलते जा रहे हैं, पार्टिकल का y में डिस्प्लेसमेंट बदलते जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ टाइम के साथ भी बदलते जा रहा है। 1 सेकंड पे यही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर है, लेकिन 3.5 सेकंड पे वही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मान लो 1 सेंटीमीटर है। समझ आ रहा है। यानी जो y डायरेक्शन का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि x में कितना चलना है, और आपको यह भी बताना पड़ेगा कि कितने कौन से टाइम पे देखना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो y का डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ x, t। मतलब समझ आया, क्लियर हो गया कि ये जो आपका y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है वो x एक्सिस में कितना डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करेगा, और आप कौन से टाइम पे देख रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। समझ आ गया। क्या 5 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल है हमेशा वो 3 सेंटीमीटर पे होगा, नहीं। ये कब हो सकता था, जब ये क्या हुई, वेव रुकी हुई है। वेव रुकी हुई थोड़ी है, पार्टिकल तो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट करते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हो जाता है कि हर एक पार्टिकल का अलग अलग इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलग अलग होगा। सबको समझ आया, भेजे में जा रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर हो रहा है ना। तो यही चीज आपको समझनी है बहुत अच्छे से कि बेसिकली जो आपका y का डिस्प्लेसमेंट है इज अ फंक्शन ऑफ x, t। क्लियर हो गया, याद कर लेना इसको, ठीक है। तो जो आपकी रस्सी पे स्ट्रिंग, जो आपकी रस्सी पे वेव बन गई, स्ट्रिंग पे जो वेव बन गई, उसका वेव फंक्शन क्या है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो उसका वेव फंक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर अपन साउंड वेव की बात करेंगे ना, साउंड वेव की मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। साउंड वेव 11th में पढ़ाया है, वो तो तुम भूल चुके हो, तो फिर से साउंड वेव मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी,
ठीक है ना, क्लियर हो गया। तब तुम कोई भी टॉपिक बोलोगे डबल डबल पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत तो फिर डिले होगा सिलेबस में, ठीक है ना। चलो, तो बेसिकली क्या बोल रहा हूं मैं कि जब आप साउंड वेव की बात करेंगे तो साउंड वेव में जो वेव फंक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। साउंड वेव में जो वेव फंक्शन होता है वो या तो प्रेशर होता है या तो डेंसिटी होती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यानी क्या, जब अपन क्या करें, ध्यान से सुनो, जब अपन ने स्ट्रिंग ली और यहां पर ऐसे जग दे करके वेव जनरेट कर ली, तो ये वेव को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने कौन सा मैथमेटिकल टूल लिया? ये लिया, ये इक्वेशन लिखा मैंने, और उसमें मैंने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, मेरा वेव फंक्शन है। डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट है जो मेरी वेव को डिस्क्राइब करेगा। कहां पर? स्ट्रिंग वाली वेव में। समझ आ गया? साउंड वेव जब आएगी, साउंड वेव, तो साउंड वेव में जो हमारा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होगा वेव फंक्शन का, उसमें मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं लूंगा, उसमें मैं क्या लूंगा? प्रेशर या फिर डेंसिटी। क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या करता हूं, आसपास की जो एयर है उसके प्रेशर में क्या करता हूं, वेरिएशन लेकर आ जाता हूं। तो वहां पर जो वेव फंक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, क्या लेंगे? प्रेशर या डेंसिटी लेंगे। जब हम लाइट वेव की बात करेंगे तो लाइट वेव में जो वेव फंक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यानी अलग अलग वेव को डिस्क्राइब करने के लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग वेव फंक्शन लेते हैं। तो मेरे साथ याद कर लो इस चीज को, जब अपन स्ट्रिंग, वेव ऑन अ स्ट्रिंग लेते हैं तो वेव फंक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, वो वाई डायरेक्शन का, वो कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है? एक्स और टी। एक्स डायरेक्शन में कितना जल्द चलना है और कौन से टाइम पे देखना है। समझ आ गया? ऐसे तो ये हर पार्टिकल की इंफॉर्मेशन दे देगा। क्लियर हो गया? तो वेव ऑन अ स्ट्रिंग का वेव फंक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वेव ऑन अ स्ट्रिंग का वेव फंक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। चुप नहीं बैठना है। वेव ऑन अ स्ट्रिंग का वेव फंक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। साउंड वेव का वेव फंक्शन क्या है? प्रेशर और डेंसिटी। आपका लाइट वेव का वेव फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया? क्लियर हो गया? आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? ये पढ़ना है वेव ऑन अ स्ट्रिंग। अब तक तो ये आइडिया हो गया होगा कि बार बार रस्सी ले रहे हैं, वेव बना रहे हैं, यही पढ़ना है। मैंने बोला था ना, दो चीजें बहुत अहम है इस चैप्टर में, इस फिजिक्स में। क्या? एक स्ट्रिंग और एक स्प्रिंग, यही चलता रहता है। समझ में? कभी रस्सी के साथ खेलेंगे, कभी स्प्रिंग के साथ खेलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां तक अपने को बात समझ में आ गई। तो ये क्लियर होता है वेव फंक्शन क्या है, ये क्लैरिटी लाना जरूरी है। और ये भी समझना जरूरी है कि ये एक्स और टी पे क्यों डिपेंड कर रहा था। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, कॉपी कर लो उसको अभी। ये चीज अभी पढ़नी है आपको पूरे चैप्टर में, अच्छे से समझो उसको भी। चलो, टाइम पीरियड होगा तो वहाँ इंडिपेंडेंट होगा ना उसका। किसके? T इक्वल टू टाइम पीरियड हो गया तो वहाँ उसके इंडिपेंडेंट हो जाएगा। T इक्वल टू टाइम पीरियड हो गया। एक टाइम पीरियड के बाद वही पोजीशन पे आ जाता है एक ऑसिलेशन। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं उसका डिस्प्लेसमेंट देखना चाह रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट देखना चाह रहा हूं। कोई भी पार्टिकल जब मैं देखूंगा तो उसका अलग अलग टाइम पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर मैं यहां पर टाइम पीरियड पुट कर देता हूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन कितने टाइम के बाद वो क्या कर रहा है, अपनी वापस से पोजीशन पे रिटर्न आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक पार्टिकल सेम टाइम पे ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। ये चीज को समझना है। टाइम पीरियड सबका सेम है। टाइम पीरियड सब मतलब हर एक को मान लो 2 सेकंड लगने वाले, लेकिन ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इसको भी 2 सेकंड लगेंगे, इसको भी 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन दोनों का 2 सेकंड क्या होगा, आगे पीछे होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ऐसा है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्टिकल पे लगा रहे हो, कौन से पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर सब एक साथ जाते तो गड़बड़ हो जाती ना। सब एक साथ ऊपर दिखते, सब एक साथ नीचे दिखते, ऐसा नहीं हो रहा है। समझे?
हो गया, क्लियर है? चलो भाई, इसके बाद अभी नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपन एंगुलर वेव नंबर। क्या हेडिंग लगाएंगे? एंगुलर वेव नंबर। वहां पर और एग्जांपल्स लिख लेना भाई वेव फंक्शन के, ठीक है? वेव फंक्शन के और एग्जांपल्स लिखोगे तो आप लोग को याद रहेगा वो, ठीक है? चलिए भाई, तो यहां पर कौन सा चल रहा है अपना? 6th है 5th है? चेक करो, 5th है। तो अभी अपने को लिखना है एंगुलर वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट। एंगुलर वेव नंबर या फिर प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो प्रोपगेशन कांस्टेंट या फिर आपका जो एंगुलर वेव नंबर है वो क्या है, वो अपने को अभी देखना है। आइए इसको देखते हैं। तो एंगुलर वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है कि अगर अपन ये चेक करेंगे कि 2 पाई के डिस्टेंस में कितनी वेवलेंथ आ रही है, क्या चेक करेंगे? 2 पाई डिस्टेंस में कितनी वेवलेंथ आ रही है, वही आपका क्या हो जाता है? एंगुलर वेव नंबर या फिर क्या? प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो इसका नोटेशन क्या है? इसका नोटेशन के है, ठीक? तो यहां पर इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन 2 पाई डिस्टेंस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 2 पाई डिस्टेंस में कितनी वेवलेंथ आ रही है, उसी को आप लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर वेव नंबर बोलेंगे या फिर क्या? प्रोपगेशन कांस्टेंट। ज्यादा फेमस नाम क्या है? प्रोपगेशन कांस्टेंट। समझ आया? क्लियर हो गया? तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला बनेगा के का फॉर्मूला इज 2 पाई बाय लैम्बडा, ठीक है ना? इसका फॉर्मूला पक्के तौर पे याद कर लेना। डेफिनेशन तुमको पता हो कि नहीं पता हो, फॉर्मूला याद कर लेना इसका। क्या है फॉर्मूला? के का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय लैम्बडा। समझ में आ गया कि 2 पाई डिस्टेंस में यहां से यहां तक मान लो कि ये बहुत सारी वेव आ रही है और यहां से यहां तक में मेरा 2 पाई डिस्टेंस है, ठीक है ना? तो 2 पाई में कितनी वेव आ रही है? ये एक वेव गई और ये दूसरी वेव गई, तो 2 वेव आ रही है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो 2 पाई डिस्टेंस में कितनी वेव आ रही है, ये आपका क्या हो जाता है? प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ऐसे कैसे डिफाइन कर दिया? तो उसके लिए SHPW का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसमें मैं आऊंगा, बताऊंगा ये, ठीक है? क्लियर हो गया? तो अभी फिलहाल इतना सफिशिएंट है कि 2 पाई डिस्टेंस में कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आ रही है, ठीक है? चलो भाई, ठीक है? चलो, इसके बाद नेक्स्ट आपका टर्म आएगा जिसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी। नेक्स्ट है आपका वेव वेलोसिटी, ठीक है? तो वेव वेलोसिटी देखते हैं। वेव वेलोसिटी क्या चीज है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वेव वेलोसिटी क्या है। वेव वेलोसिटी होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, वेव की वेलोसिटी, ठीक है? तो ये क्या होगा? वेलोसिटी यानी डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन 1 टाइम पीरियड या इन 1 सेकेंड। Distance traveled by the wave यानी क्या? डिस्टर्बेंस, ठीक है? डिस्टर्बेंस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? अब वेव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v का फॉर्मूला क्या है? v का फॉर्मूला ध्यान सुनना, v क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक टाइम पीरियड की अगर बात करूंगा मैं, 1 टाइम पीरियड में वेव कितना चलता है? बोलो, एक टाइम पीरियड में वेव कितना चलेगा? एक टाइम अगर यहां से यहां तक का टी टाइम है तो कितना चलेगा? लैम्बडा। कितना चलेगा वो? लैम्बडा, ठीक है ना? तो लैम्बडा अपॉन टी लिख देता हूं क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक टाइम पीरियड में, कल डेफिनेशन में लिखाया था मैंने ये एक टाइम पीरियड में जो वेव चलेगी वो क्या है? लैम्बडा, वो भी वेवलेंथ है। समझ में आया? तो ये लैम्बडा बाई टी होगा। अब लैम्बडा का फॉर्मूला यहां से मैं लिख सकता हूं, क्या है लैम्बडा का फॉर्मूला बताओ? 2 पाई बाय के। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 2 पाई बाय के। समझ आता है? और डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास? कैपिटल टी। उसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाय ओमेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई और 2 पाई क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचेगा? 1 बाय के इंटू ओमेगा बाय 1। तो बताओ क्या होगा? ओमेगा बाय के। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज ओमेगा बाय के। समझ आ गया? ये इसका और एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला आपने यहां पर सीखा, वरना जनरल फॉर्मूला तो आपको पता ही है, v इज इक्वल टू क्या होता है? n लैम्बडा। समझ में आ गया? ये जनरल फॉर्मूला है तो आपको पता ही है, समझे? उस इससे भी आ सकते थे वहां पर, दोनों चलेगा। क्लियर हो गया? तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इसके, समझे? क्लियर हो गया? चलो कॉपी करो।
ठीक है, चलो भाई हो गया, क्लियर है। चलो भाई यहाँ तक अपन ने कर लिया। तो वेव वेलोसिटी भी हो गया। ग्रुप वेलोसिटी की अभी मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, तो ग्रुप वेलोसिटी अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग आगे जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा उसको मैं, खास करके कहाँ जरूरत पड़ेगी, बीट्स में उसकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी, तब बताऊंगा उसको मैं, ठीक है। तो अभी आपने कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से थोड़े से आगे। चलो देखो, तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अपने को अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इसमें अपने को देखना है कि भाई SHPW का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो SHPW का इक्वेशन मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से। इक्वेशन ऑफ SHPW, SHPW क्या होता है बताओ जरा, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है ना। उससे पहले जो है आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ x माइनस वी टी एक्स प्लस वी टी करके कुछ दिया हुआ है। अब ये क्या फंडा है वो मुझे समझाना पड़ेगा, वो मैं आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है, उसके बाद अपन इस पे चलेंगे, ठीक। और यहाँ पर भी काम आने वाला है अपने को, आ जाओ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये मेरे पास एक रस्सी है, ये रस्सी है, और रस्सी पे मैं क्या कर रहा हूं वेव जनरेट कर रहा हूं, ठीक है, जग दिया वेव जनरेट हो गई। तो ये रस्सी पे ऐसे क्या हो गई, वेव जनरेट हो गई, क्लियर हो गया। सब यहां पर ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या होता है, वेव तो जनरेट हो रही है, अब कुछ टाइम के बाद ऐसे आपको सोचना है कि ये वेव तो आगे निकल जाएगी और जर्क की वजह से क्या होगा, दूसरी वेव भी आएगी। तो कुछ टाइम के बाद यहां पर क्या होगा बताओ जरा, यहां पर क्या होगा, दूसरी वेव भी क्रिएट हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर हो गया। ये ऐसे 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 आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी इस तरीके से, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, कुछ टाइम के बाद ये वेव तो ऐसे आगे बढ़ गई। ये कौन सा टाइम था, t=0 टाइम पे थी, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये वाली वेव जो ये थी ये अब आगे बढ़ चुकी है वेव, समझ आ गया, और पीछे से क्या हो रही है, दूसरी वेव आ रही है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब क्या, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ये t=t पे इसका हाल है, और ये कब हाल था, t=0 पे। अब ये जो यहां पर पॉइंट है, ये पॉइंट देखो, और उसी के बिल्कुल यहां पर पैरेलल ये पॉइंट देखो, तो इसको समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो पॉइंट यहां पर है, रस्सी का पॉइंट, इसका डिस्प्लेसमेंट अभी कितना है, कुछ y1 होगा, समझ आ गया, या कुछ y होगा डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो रहा है, y1, यानी 0 टाइम पे जो 1 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था, t टाइम पे वही 2 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। वापस से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, 0 टाइम पे जो 1 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था, t टाइम पे 2 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वही है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, समझ आ गया। तो 0 टाइम पे ये पार्टिकल y1 पे पहुंचा था, तो अब डिस्टर्बेंस तो आगे बढ़ेगा ना, तो यहां पर जब 2 वाले पार्टिकल पे t टाइम पे वो भी कितना तक पहुंचेगा, y1 तक पहुंचेगा। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। ये समझ आ गया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, कि 0 टाइम पे 1 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, y1 है। तो कुछ टाइम के बाद 2 वाले पार्टिकल का कोई और टाइम पे, कोई t टाइम पे उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, समझ आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, अगर ये 2 वाले पार्टिकल का, मैं बोल देता हूं कोऑर्डिनेट क्या है, x है, कोऑर्डिनेट क्या है, x, 2 वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है, x है। तो ये वाले 1 वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको बोल सकता हूं x माइनस वी टी, क्या मैं 1 वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट बोल सकता हूं x माइनस वी टी, नहीं समझ में आया, बताता हूं मैं क्या है। देखो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। ये अगर मान लो 3 पे था, मान लो 3 पे था और ये 1 पे था, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, समझ आ गया, 3 माइनस 1 2, ठीक है। 0 से t टाइम के बीच में ये वेव यहां से यहां तक चली, तो वेव कितना चली, तो वेव चली v इंटू टी, वेव कितना चली, v इंटू टी चली। ये समझ आ गया, क्यों, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये v इंटू टी चली, समझ आता है। तो ये आपको समझना है कि अगर मैं इसमें से ये डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा,
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि इसमें से क्या कर दिया मैंने, ये डिस्टेंस को माइनस कर दिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, ये क्या है x माइनस वी टी, तो आपको इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x माइनस वी टी कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। तो बेसिकली मैं आपको बोल रहा हूं कि y1 इज इक्वल टू क्या होगा y2, ऐसे मैं बोल सकता हूं y1 इज इक्वल टू क्या होगा y2 बोल सकता हूं मैं। क्लियर हो रहा है, समझ आ रही बात। तो y1 इक्वल टू y2 क्यों, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि t टाइम पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। जो जीरो टाइम पे, पूरा वेव का निचोड़ ही यही है, जो जीरो टाइम पे 1 का डिस्प्लेसमेंट y1 था, t टाइम पे 2 का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा y1, तो उसके वो डिस्प्लेसमेंट को इसके t वाले डिस्प्लेसमेंट से इक्वेट कर दिया मैंने। समझ आ रहा है। तो 1 का कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट, t इज इक्वल टू 0 पे, 2 का कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट, t इज इक्वल टू t पर, दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, दोनों क्या है वो y, ठीक है ना, y1 या y जो भी आपको बोलना है। अब आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं f इज अ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 0 पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, क्या है इसका कोऑर्डिनेट है x माइनस वी टी कॉमा 0, क्योंकि फंक्शन क्या था x कॉमा t, लेकिन वो कोऑर्डिनेट क्या होगा x माइनस वी टी इज इक्वल टू यहां पर होगा f और ये क्या होगा x कॉमा टी। समझ आ गया। ये आपका जो 2 वाला पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x है, कौन से टाइम पे है, t टाइम पर है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो आपका ये है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वी टी, ये लिखा हुआ है, वो ऐसे आया है। समझ में आती बात, पहली बार में बाउंसर जाता है, ये समझ में आता नहीं है आसानी से, कॉपी करो फिर समझाता हूं मैं इसको एक बार। ठीक है, चलो एक बार फिर समझाता हूं मैं क्या है, इसमें कंफ्यूजन होता है और बच्चे फंसते हैं इसके अंदर, फिर बताता हूं मैं आपको ये क्या है। देखो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझ लो, आपको 2 वेव इमेजिन नहीं करनी है, वो एक ही वेव है, मैंने क्या कर दिया, अलग अलग इंस्टेंट पे बनाया। 0 सेकेंड पे यहां पर था और t सेकेंड पे तो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, ठीक, ऐसा है। तो ये अपने पास है ऐसे, ये ऐसे वेव बन रही है, ठीक, कौन से टाइम पे, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ठीक। कुछ टाइम के बाद ये वेव ऐसे आगे बढ़ेगी, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इस तरीके से आगे जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, यहां जो कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल को मैं 1 बोल रहा हूं, यहां कोई पार्टिकल है और यहां पर एक पार्टिकल क्या है 2, t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर 1 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, बोलो भाई,
वन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई, या y1 बोल दो, समझ आता है, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं t इज इक्वल टू, ये कौन सा टाइम पे है, यही वाली वेव, t इज इक्वल टू t सेकेंड पे, समझ आ गया। तो वही सेम कंडीशन 2 वाले पार्टिकल का कौन से टाइम पे आ रहा है, t सेकेंड पे, समझ में आ गया। यानी अगर ध्यान से सुनो, यहां पर अगर कोई वेव है, अगर यहां पर पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 1 जो है 0 सेकेंड पे, पार्टिकल 1 जो है 0 सेकेंड पे 3 सेंटीमीटर पे था y में, पार्टिकल 1 जो है 0 सेकेंड पे कहां पर था, 3 सेंटीमीटर था y में, तो पार्टिकल 2 जो है t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे कितना होगा, 3 सेंटीमीटर पे होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो जो पार्टिकल 1 का डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर है, पार्टिकल 2 का डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 3 सेंटीमीटर, उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइम पे। समझ आया, क्लियर हो गया। तो यहां पर दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, y1 ही है, क्लियर होता है, लेकिन अलग अलग टाइम पे, ठीक है। अब ये जो 2 है ना, 2 वाला पार्टिकल, इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। तो अगर मैं ये डिस्टेंस को निकाल लूं और इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा, ये पार्टिकल का मुझे मिल जाएगा कोऑर्डिनेट क्या है। बात समझ में आ रही, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, v इंटू टी होगा, ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम, तो ये vt है, समझ आ गया। तो अगर मैं क्या कर दूंगा, ये x में से vt को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x माइनस vt, क्लियर हो गया। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने को क्या मिल जाएगा, अगर अपन x में से vt को माइनस कर देंगे तो अपने को पता लग जाएगा ये कहां पर है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है। देखो समझो जरा, अगर ये मान लो 3 होता तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 का है, डिस्टेंस 2 का है। 3 में से 2 को माइनस करूंगा तो इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 1, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 का है ना। तो 3 में से डिस्टेंस को माइनस कर दो दोनों के बीच का, है ना, बताओ जैसे जो फाइनल कोऑर्डिनेट है, फाइनल कोऑर्डिनेट में से क्या कर दो, डिस्टेंस को माइनस करो। फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, 3, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1, 1 क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, अब समझ में आ रहा है। अब भेजे में गई बात कि 2 का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, ये डिस्टेंस कितना है, vt, x में से vt माइनस कर देंगे तो 1 का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। लॉजिक समझा, अभी क्लियर हो रहा है। तो मैंने वही किया है, बस मैंने क्या कर दिया है, x में से vt को माइनस कर दिया तो इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, समझ आ गया, क्लियर हो गया। कौन सा कोऑर्डिनेट मिल गया है, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है क्या, नहीं। कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है, समझ में आ गया। y में ये भी 3 सेंटीमीटर मान लिया, वो भी 3 सेंटीमीटर मान लिया, x कोऑर्डिनेट तो दोनों का अलग अलग है। तो अब मैं क्या जानता हूं, मैं जानता हूं कि y1 at t is equals to 0 is equals to y of 2 at t is equals to t, समझ आ गया। 0 टाइम पे जो पहले पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट है, t टाइम पे दूसरे पार्टिकल का भी y कोऑर्डिनेट सेम है, समझ में आ गया। पहला पार्टिकल अगर 0 टाइम पे 3 सेंटीमीटर पे है तो दूसरा पार्टिकल 0 टाइम t टाइम पे 3 सेंटीमीटर पर ही है। भेजे में जा रहे नहीं जा रहे, समझ आ रहा है ना, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पर अब मैं जानता हूं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, फंक्शन ऑफ x एंड t, तो यहां पर फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 0 का फंक्शन क्या है, x माइनस vt, कॉमा टाइम क्या है 0, 0 टाइम पे इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, फंक्शन ऑफ क्या है, x कोऑर्डिनेट है और टाइम का है t, फंक्शन ऑफ x कॉमा t, ये तो क्या होता है, y होता है, समझ में आ गया। तो फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, ये x माइनस vt और कॉमा 0 को हटा दिया मैंने, तो यही आपकी बुक में लिखा हुआ है, समझे। टेक्स्ट बुक को देख लो जरा, टेक्स्ट बुक ओपन करके देखो, क्लियर हो गया। ये आपको मिलेगा y इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x माइनस vt, ठीक है। चलो भाई, तो ये चीज भी आपको मैंने समझा दी कि ये i कहां से, ठीक है, क्लियर हो गया। उसने तो यही चीज को लिखा हुआ है कि y क्या है, फंक्शन ऑफ x कॉमा t है, तो उसने ऐसे करके लिख दिया है x कॉमा t, समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम आसान है, इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे। तो ये इक्वेशन कहां से आई वो समझाया आपको मैंने, क्लियर हो गया। सब टीचर छोड़ देंगे, कोई नहीं बताता, ये बोलते हैं याद कर लो, याद नहीं कराया मैंने कुछ भी, लॉजिक समझाया उसके पीछे का कि मैंने क्या कर दिया, दोनों के y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करके यहां तक पहुंचाऊं मैं, समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। चलो यहां तक अपने को समझ में आ जाता है। फिर अपन क्या करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे क्या है, आगे जो है बहुत आसान है, देखो ध्यान से। अब सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का हमको इक्वेशन लिखने का है। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने भी क्या लिखा, y x t, और अपन ने जो यहां पर वेव बनाई थी, ये कौन सा वेव है, साइन वेव है, कॉस वेव है, साइन वेव है, वो भी कौन सा, पॉजिटिव वाला,
समझ में आ गया? ये मेरा कन्वेंशन है, हर टीचर का अपना कन्वेंशन हो सकता है कोई और बहुत अच्छी तुम किताब पढ़ लो तो उसमें ये वाली वेव ले ले, तो कॉस के हिसाब से लिखेंगे उसको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से मैं तो साइन कन्वेंशन लूंगा, जो हमारा साइन वाला कन्वेंशन है, जो हम लोग पहले से लेते आए ऑसिलेशन में, तो वही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये जो एक साइन वेव है, और साइन वेव में कोई भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अपन कैसे बताते हैं? ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव। समझ में आ गया? अपन ने इन जनरल क्या लिया था, बताओ जरा, इन जनरल क्या लिया था, याद है कुछ? क्या था डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल? एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? इन जनरल अपन ने ये लिया था कि y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब वहां पर अपन ने ये लिया था कि x इज इक्वल्स टू क्या लिखा था? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? इस तरीके से। लेकिन यहां पर पार्टिकल x डायरेक्शन में एसएचएम परफॉर्म नहीं कर रहा, कौन से डायरेक्शन में कर रहा है? y डायरेक्शन में कर रहा है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? यहां पर मैं लिख दूंगा a साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास? 5। समझ आ गया? इन जनरल एक पार्टिकल का मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे पूरी वेव का इक्वेशन लिखने का है। अब मैं वेव का इक्वेशन कैसे लिखूंगा वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले कुछ चीजें आपको लिखनी है छोटी छोटी सी। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिख लो, मैं आपको वेव का इक्वेशन लिखा देता हूं अभी इन जनरल। ठीक है, चलो भाई। तो यहां पर जो है आप लोग अभी क्या करेंगे, यहां पर जो है देखिए ध्यान से, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के बारे में लिखे थे क्या? नहीं लिखे थे, लिखो। इफ ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ अ वेव थ्रू अ मीडियम, इफ ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ अ वेव थ्रू अ मीडियम the particles of the medium vibrate, simple harmonically. The particles of the medium vibrate simple harmonically about their mean position. Then the wave is said to be, आगे लिख लो। ठीक है, चलो भाई। तो जब वेव प्रोपोगेट करेगी मीडियम से, अगर पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, दोनों नाम चलेंगे इसके। ठीक है, अब जो है मैं आपको इसका डेरिवेशन कराता हूँ कि इसकी इक्वेशन बेसिकली लिखते कैसे हैं। डेरिवेशन भी नहीं इन जनरल, वो इक्वेशन लिखना है। तो पहले तो मैंने आपको वो समझाया जो आपकी बुक में दिया हुआ था इक्वेशन। अब मैं आपको इसके इक्वेशन पे लेके चल रहा हूँ कि लिखते कैसे हैं। इक्वेशन ऑफ SHPW, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव या फिर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, कैसे लिखते हैं ध्यान से देखेंगे आप लोग। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई वेव है। सब यहाँ पर ध्यान देंगे, आपके पास क्या है, कोई वेव है। ठीक, अब वेव जो है, यहाँ से वेव चल करके आ रही है, कोई वेव आ रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर सबसे पहले ये ओरिजिन वाला पार्टिकल डिस्टर्ब होगा। यहाँ से वेव आ रही है और सबसे पहले कौन सा पार्टिकल डिस्टर्ब होगा? ओरिजिन वाला पार्टिकल।
ये डिस्टर्ब होगा, ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा, फिर डिस्टर्बेंस बढ़ते 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 यहां तक पहुंचेगा और फिर ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू करेगा। ये वाला पार्टिकल पी पॉइंट पे बोल देते हैं या पी पार्टिकल बोल देते हैं, और जो कि एक्स के डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? एक्स के डिस्टेंस पर है। बात समझ में आती, क्लियर है? तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, डिस्टर्बेंस यहां तक आया, उसने सबसे पहले किसको डिस्टर्ब किया? ओ वाले पार्टिकल को, ओरिजिन वाले पार्टिकल को। उसके बाद डिस्टर्बेंस बढ़ते बढ़ते किस तक पहुंचा? पी वाले पार्टिकल तक पहुंच गया। समझ आ गया? अब क्या, ध्यान से सुनना। ओ क्या कर रहा है? एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ओ क्या कर रहा है? एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। अगर ओ एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और मीन पोजीशन पे था वो, तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी किसका इक्वेशन है? वो पार्टिकल का जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है विच स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ में आ गया? y क्यों लिखा हमने? तो x के टर्म्स में लिखा था। अरे भाई यहां पर कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है? y एक्सिस में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी फॉर ओ के लिए इक्वेशन है। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। अब मैं p के लिए इक्वेशन लिखना चाहता हूं, लेकिन मुझे आप यह बताएंगे कि o फेज में आगे होगा या p फेज में आगे होगा? एंगल किसका बनना पहले शुरू होगा? O का। बाद में किसका बनेगा? P का। तो एंगल में आगे कौन होगा? O। पीछे कौन होगा? P। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो दोनों में क्या है? एंगल का डिफरेंस है। मैंने आपको पहले ही बताया, कल भी बोला था मैंने, अगर आप ऑसिलेशन बगैर पढ़े वेव पढ़ रहे हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप पहले ऑसिलेशन पढ़ो, उसके बाद ये पढ़ना, ठीक है? तो ये आपने क्या कर दिया, इसको डिस्टर्ब किया, इसका एंगल बनना शुरू हो गया, तो ये यहां तक पहुंच गया। P का एंगल कुछ बना है तो ये यहां तक पहुंच गया, मान लो यहां तक पहुंच गया। P कहां तक पहुंचा है? भी P कहीं यहीं तक पहुंचा है। समझ आ गया? अगर दोनों एंगल का डिफरेंस लिया जाए तो मान लो डेल्टा आएगा। कितना डिफरेंस आएगा? डेल्टा। यानी दोनों के एंगल में डिफरेंस कितना है? डेल्टा। मान लो उसका एंगल 120 है, मान लो इसका एंगल 30 है। कितना डिफरेंस आया? 90। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वो 90 क्या है? डेल्टा है। समझ आ गया? तो उसका एंगल कहां पहुंच गया? 120। इसका एंगल मान लो कहां पहुंच गया? 30। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? डेल्टा। तो दोनों का जो एंगल का डिफरेंस है, फेज क्या होता है? एंगल होता है। तो दोनों के एंगल के डिफरेंस को क्या बोल सकते हैं? फेज डिफरेंस बोल सकते हैं। यानी दोनों में क्या है? फेज डिफरेंस है। कितना फेज डिफरेंस है? डेल्टा का फेज डिफरेंस है। समझ आ गया? वापस से कान खोल के सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। दोनों पार्टिकल्स में क्या है? एंगल का डिफरेंस है। एंगल का डिफरेंस है मतलब क्या? फेज का डिफरेंस है, क्योंकि फेज क्या होता है? एंगल होता है। मैं बोलूंगा बट O and P have a phase difference of delta. O और P का फेज डिफरेंस क्या है? डेल्टा है। समझ में आ गया? मुझे बताओ O का फेज क्या है? साइन का जो एंगल होता है वो क्या होता है? फेज होता है। तो O का फेज क्या है? ओमेगा टी। समझ आ गया? और P जो है O से फेज में पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है? डेल्टा पीछे चल रहा है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा फॉर p। ये सबको समझा? p जो है o के फेस से डेल्टा पीछे चल रहा है, तो क्यों ना उसके फेस में डेल्टा माइनस कर देंगे तो p का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ जाएगा। बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या, डेल्टा का क्या करेंगे, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। डेल्टा जो है वो क्या है? डेल्टा है अपना फेज डिफरेंस। डेल्टा क्या है? फेज डिफरेंस। ठीक है ना? चलो भाई, हियर डेल्टा क्या है? डेल्टा अपना फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना है दोनों में? फेज डिफरेंस कितना है? दोनों के एंगल में कितना डिफरेंस है? डेल्टा। और दोनों पार्टिकल के पाथ में कितना डिफरेंस है? हाँ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? O पार्टिकल तो ओरिजिन पे है, P पार्टिकल उससे x के डिस्टेंस पर है, तो दोनों में पाथ का डिफरेंस कितना है? रास्ते का डिफरेंस कितना है? x का है। समझ आ गया? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू x। तो क्या मैं डेल्टा की जगह लिख सकता हूं? सबको समझ में आ गया? वापस से कहानी बताऊं मैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक रस्सी है और यहां पीछे से क्या आ रही है? एक वेव आ रही है। वो वेव ने आकर के सबसे पहले किसको डिस्टर्ब किया? ओ को डिस्टर्ब किया। ओ क्या करेगा? वाई डायरेक्शन में एसएचएम परफॉर्म करेगा। समझ में आ गया? पहले ओ एसएचएम परफॉर्म करेगा या पी एसएचएम परफॉर्म करेगा? ओ करेगा। क्यों?
पहले डिस्टर्बेंस किसको मिला, ओ को मिला, तो ओ ने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। इसका ये मतलब हुआ कि ओ का एंगल बनना पहले शुरू हो गया, पी का एंगल बाद में शुरू होगा। जैसे ही पार्टिकल ऑसिलेट करता है, इमेजिन करने का एंगल बन रहा है। समझ में आया, क्लियर है? तो मुझे बताओ फेज में आगे कौन है, पीछे कौन है? ओ फेज में आगे है, पी फेज में पीछे है। कितना पीछे है? डेल्टा पीछे। मान लिया डेल्टा पीछे। समझ आ रहा है, क्लियर होगा? ओ का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, y इक्वल टू a sin ओमेगा t। क्यों? ओ एक ऐसा पार्टिकल है जो मीन पोजीशन पे है और वो ऑसिलेट कर रहा है। तो मीन पोजीशन पे रहने वाला पार्टिकल, वहीं से स्टार्ट होने वाला पार्टिकल का ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या होता है, a sin ओमेगा t। y क्यों लिखा? क्योंकि y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा था। बात समझ में आती, क्लियर है? ओ का फेज कितना है? फेज यानी क्या? साइन का एंगल। साइन का एंगल कितना फेज है? ओमेगा टी। क्या पी का फेज भी उतना ही है? नहीं, पी का फेज क्या है? कम है, कुछ कम है। कितना कम है? डेल्टा कम है। कितना कम है? डेल्टा कम है। तो क्यों ना ओमेगा टी में से डेल्टा को माइनस कर दिया जाए। समझ आता है? तो अपने को पी के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये जो आपको लिख करके दिया है मैंने, भाई याद कर लेना इसको। फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। मैंने एंगल के डिफरेंस को पाथ के डिफरेंस से रिलेट कर दिया। मैंने एंगल के डिफरेंस को पाथ के डिफरेंस से रिलेट कर दिया। यहीं पे आगे जाकर के आपको के की इंपॉर्टेंस समझेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? एटलीस्ट ये फॉर्मूला भी याद रखना, बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा। यहां पर काम आएगा, ऑसिलेशन में काम आएगा, एसी में काम आएगा और वेव ऑप्टिक्स में काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू क्या आया? 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू एक्स आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। ये अब जो है यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या है जरा बताओ, a sin ओमेगा t माइनस डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? पूरा रटा दूंगा अभी मैं, बस ध्यान से सुनो, पूरा का पूरा याद करा दूंगा मैं, हर एक फॉर्मेट याद करा दूंगा इसका। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बताओ जरा? a sin 2 पाई t बाई टी, या 2 पाई बाय कैपिटल टी। अरे कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा। कैपिटल टी फ्रीक्वेंसी है कि नहीं? टाइम पीरियड है। क्या है? टाइम पीरियड। तो 2 पाई बाय टी टी माइनस क्या होगा? 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। समझ में आ गया? कॉमन क्या आ जाएगा भाई? 2 पाई कॉमन आ जाएगा ना, 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं तो a sin 2 पाई, ये क्या आ जाएगा? t बाई टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। समझ में आ गया? जैसे जैसे एक एक स्टेप लिखते जा रहा हूं ना, ये अलग अलग फॉर्म आते जा रहे हैं SHPW के। तुम्हारी बुक में सब डायरेक्ट दिया हुआ है, मैं सब पे आ रहा हूं एक एक करके, सब बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी बुक में क्या दिया हुआ है उसको भी समझाऊंगा मैं अभी, उसके पहले मैं इसको लिख लेता हूं मैं। अच्छा, उससे पहले तुम्हारी बुक में दिया गया इक्वेशन देखो जरा, क्या दिया? डायरेक्ट इक्वेशन बताओ। ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है क्या? ये जरा 2 पाई बाय लैम्बडा बताओ क्या होता है? हाँ, तो आ गया, समझ आ गया? डायरेक्ट लिखा है, मैंने तुमको बताया आया कहां से। क्लियर हो गया? समझ आ गया? अगर मैं के का वैल्यू पहले नहीं बताता तो तुमको ये एंड तक समझ नहीं आता, फिर लास्ट में जाके मैं डिफाइन करता। तो ऐसा उल्टा नहीं जाना अपने को सीधा जाना है। पहले के बता दो बच्चों को, फिर के यहां पर पुट करवा दो। तो हाँ हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो यहां तक तो बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? अब अलग अलग फॉर्मेट्स है उसके, कौन से डायरेक्शन में वेव चल रही है, के एक्स को पहले क्यों नहीं लिख दिया, ओमेगा टी को पहले क्यों लिखा हुआ है, सारी चीजें मैं कवर करूंगा। अभी मैं आ रहा है उसके ऊपर, अलग अलग फॉर्म्स पहले पढ़ो। तो यहां तक तो अपने को बात समझ में आ गई है। अब क्या और चीजें, और क्या है? पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं और फॉर्मेट्स बताऊंगा उसके भी, यहाँ पे आएगा वो भी।
ठीक है, हो गया। अलग फॉर्मेट्स बता देता हूं मैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर क्या लिख दिया उसने के एक्स माइनस ओमेगा टी, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला, आप कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे तो उसमें साइन की जगह क्या लेगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, माइनस साइन भी हो सकता है। अपन ने वेव ऐसी बनाई है, जरूरी नहीं है ना पार्टिकल ऊपर की तरफ ही जाए, हो सकता है पार्टिकल ऐसे करता तो ये वेव बनती, तब मैं इक्वेशन क्या लिखता, माइनस ए साइन ओमेगा टी। समझ आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल को उसने कहाँ कंसिडर किया है, कि कहाँ ऑसिलेट कर रहा है। समझ में आ गया, कौन सी वेव उसने ले लिया, पार्टिकल को एक्सट्रीम से स्टार्ट तो नहीं किया, मीन से स्टार्ट तो नहीं किया, मीन से स्टार्ट किया तो कहाँ जा रहा है। समझ आ गया, मैंने आपको वो इक्वेशन लिख करके दी है जो जनरली आपको एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगी। अगर आप ये भी याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट बुक में डिराइव किया है क्या, नहीं, खुद कर लो तुम डिराइव। टेक्स्ट बुक क्या बोल रही है, तुम खुद डिराइव कर लो। समझ में आ गया, तो तुम क्या करने का, तुम दोनों फॉर्मेट से याद रखना है, के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखे या ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो यहां तक तो अपने को बात समझ में आ गई है। अब जो है नेक्स्ट क्या है समझाता हूं मैं आपको। अब यहां पर क्या है समझने की कोशिश करो। y क्या आया है, y आया है a साइन 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, ये आया है। मैं ये 1 बाई टी को क्या फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको अलग फॉर्मेट में लिखता हूं, a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, ऐसे भी हो सकता है। क्या मैं यहां से लैम्बडा कॉमन ले सकता हूं, हाँ ले सकता हूं, लेकिन यहां तो लैम्बडा है नहीं, तो लैम्बडा से मल्टीप्लाई लैम्बडा से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा a साइन 2 पाई बाय लैम्बडा, और ये क्या हो जाएगा एन टी माइनस एक्स। समझ में आ गया, हाँ देखो 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 आंसर, यहां से क्या हो गया, अपन ने क्या कर लिया, अपन ने लैम्बडा को बाहर ले लिया, तो बताओ क्या हो जाएगा, एन टी बचेगा माइनस क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा। क्लियर है, एन टी क्या हो जाएगा, लैम्बडा आ जाएगा, एन टी लैम्बडा। उसके बाद क्या, लैम्बडा इंटू एन क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। लैम्बडा इंटू एन क्या होता है, वेलोसिटी होता है। हाँ सही बोल रहे हो तुम लोग, क्या यहाँ पर लैम्बडा तो रह गया, तो ये जाएगा लैम्बडा, और एन लैम्बडा क्या होता है, वी होता है, तो वी टी माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इतने सारे फॉर्मेट्स मैंने आपको बता दिए, सबको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ लो कि आए कहां से। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये जो है अपने पास अलग अलग क्या है फॉर्मेट्स है, वो वाला जो वहां पर लिखा था उसको भी मैं अलग से लिख के बता देता हूं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा के एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया। इसमें जो है वेव कौन से डायरेक्शन में चल रही है ये बता दो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां चल रही है वेव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसी तो चल रही है वेव, कहां चल रही थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब अगर वेव जो है नेगेटिव एक्सिस की तरफ चलेगी तो यहां पर आ जाएगा प्लस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो उससे घबराने का नहीं। समझ आ रहा है, तो ये पहले मैं बता दूं, ये माइनस यहां पर लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है मतलब क्या, वेव इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ आ रहा है, वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है ना। और अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, ठीक है ना, यहां पर इसको रब कर देते हैं, if wave is along negative x axis, y is equals to a sin, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स। समझ में आ गया। अब तुम इसको ऐसे लिख दो, के एक्स प्लस ओमेगा टी, बात तो वही हो गई। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। तो जो जनरल आपको किताबों में मिलता है वो आपको लिख करके दिया है मैंने, और पूरा हर एक फॉर्मेट बताया, ठीक है। क्लियर हो गया, कॉपी करो।